बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान ने आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आप हैं रियाज फतियाना साहब। आप 3 दफ़ा मेंबर पंजाब असम्बली बने, 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रहे। आप मुख्तलिफ पाकिस्तान की वजारतों पर फायज रहे। आपकी शरीकियात, आपका बेटा, ख़ानदान पूरा पाकिस्तान की सियासत में पूरी तरह इन्वॉल्व है। जी शुक्रिया शिराज खान साहब। मैं आज पहली दफ़ा तकबीर टीवी के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। बहरहाल मैं इस पर आपको मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी बहुत अहमियत रखती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को जो 2 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, एक मजहबी इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज़म दहशत गर्दी और एक ख़ास ग्रोह जो बनाया गया है यहाँ पे एक गैर मुल्की ताकतों की मदद से, और दूसरा है नस्ली बुनियाद पे पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश। इसमें कुछ लोग कराची और बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं। तो हमें इन सब के साथ भी निपटना है और पाकिस्तान का नज़रिया जो है इसको भी मजबूत करना है, क्योंकि आइडियोलॉजी मजबूत होगी तो मुल्क दाखिली लिहाज से मजबूत होगा। और इससे भी बढ़ के मुल्क के दिफा के लिए मुआशी ताकत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एटमी ताकत या फ़ौज भारी से काम नहीं चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है। जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो दुनिया के किसी मुल्क को ज़रूरत नहीं होती कि आपकी तरफ मैली निगाह से देखे। लेकिन इसके साथ साथ मुआशी ताकत बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमें पाकिस्तान में ऐसे इकदाम करने होंगे कि दौलत जो पाकिस्तान से बाहर इनखला हो रहा है, साथ साथ ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, इनको रोकें और पाकिस्तान में इनको रिटेन करें, अहल लोगों को और ईमानदार लोगों को, और सबसे बढ़कर मुल्क की माशी हालत को ठीक करने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि पाकिस्तान का मुकाम एक मजबूत इकनॉमिक पावर की हैसियत से हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान को आज माशी तौर पर और नज़रियाती तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं आपको माजी के दरीचों में ले जाऊं 1965 में, तो ये वॉर भी जो हुई थी, इसको भी बाज़ सियासतदानों ने, बाज़ पार्लियामेंटेरियन ने, बाज़ जर्नलों ने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इस बारे में आपकी जो मालूमात है, ज़ाहिर है वो फर्स्ट हैंड मालूमात है, आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ था। देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जंग नहीं लड़ना चाहता था, हम पे जंग मुसल्लत की गई थी। और उसके पीछे भी कश्मीर का इशू है, जो कि हमारा कश्मीर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की शाहरग है। और क्योंकि कश्मीर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी आपको मालूम है कि 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान में चाइना, पाकिस्तान और इंडिया इसकी बहुत हैसियत रखती है। इससे पहले यहाँ 3 जंगें हो चुकी हैं। तो दुश्मन हमें चाहता था कि हम कश्मीर के मसले से दस्तबरदार हो जाएं, क्या कश्मीरियों की सफारती और सियासी कोशिशों से इनराफ कर जाएं, मुनरफ हो जाएं, या इसके अलावा कुछ और इसका पस मंज़र? बुनियादी तौर पर तो भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था कि आप बार बार कश्मीर कश्मीर की बात करते हैं, तो आपका बंदोबस्त मैं करता हूँ। और पूरा उसका प्रोग्राम था कि पाकिस्तान को वो शिकस्त दे और कब्ज़ा ही कर ले पाकिस्तान पे, ताकि मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल उस मौके पे कौम ने जिस ज़रूरतमंदाना तरीके से इसका मुकाबला किया, अगर ऐसा ना होता तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। एक ग्रुप है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, सालमियत को, बार बार उसकी हुकूमत को, फ़ौज की हमारे अदारों की रिट को चैलेंज करता है। इससे आपकी क्या मुराद है? देखें, इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक, कि वो अपनी ही इस्लामी मुमलकत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। अगर ऐसा होता है तो वो बगावत के ज़िम्मे में आएगा और वो खारजी कहलाएंगे और वो मुनाफिकीन भी कहलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सरकोबी ऐन इस्लाम होती है। दूसरा ये कि ये गुमराह लोग हैं जिन्हें इनके काबरीन को ख़रीदा गया है पैसे के साथ। एक हमारे पड़ोसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस हैं और उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट पाकिस्तान में खड़ा किया है जो आज पाकिस्तान के अपने लोगों के ख़िलाफ़ बम धमाके और दहशत गर्दी और इन पर कातलाना हमले और कत्ल गारत और अगवा बराए तवान, एक लंबी लिस्ट है। जो हमारे मदरसों में बहुत अच्छे मदरसे भी हैं, बहुत अच्छा इस्लाम की तबलीग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मदरसे जो फ़ॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और इसके साथ साथ एक प्रॉक्सी वार जो दुनिया के दूसरे मुल्कों की पाकिस्तान के मैदान पे लड़ी जा रही है,
और आगे चल के हम एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं बैरूत की तरह, तो यहाँ पे ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि किस फ़िरके की हुकूमत होनी चाहिए, कौन सा फ़िरका सही इस्लाम है और बाकी सारे फ़िरके काफिर हैं। तो ये मेरा ख्याल इस सोच को रोकने की भी ज़रूरत है। और वहाँ पे इस्लाम तो रवादारी, मोहब्बत और टॉलरेंस सिखाता है, एक्सट्रीमिज़म तो सिखाता ही नहीं है। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ, लेकिन जो लिबरल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो पाकिस्तान की जो नज़रिया था, दो कौमी नज़रिया, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं और उनके ताने बाने भी दूसरे मुल्कों से मिलते हैं। येट ऐसे सहाफ़ी भी हो सकते हैं, ऐसे जर्नैल भी हो सकते हैं, ऐसे हमारे जज भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा वो भी तो एक प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरे ख्याल इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें आज तक कभी कामयाबी मिली है। और फिर कायद आज़म की उस तकरीर को कहाँ रखेंगे जो 11 अगस्त 1947 को लेजिस्लेटिव असम्बली में उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और मॉडरेट स्टेट होगी। और उस तकरीर को भी कहाँ रखेंगे कि हम पाकिस्तान को आज़ाद करने लेने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मज़ाहब को मसावी हकूक़ हासिल होंगे और तरजीह सलूक किसी के साथ नहीं होगा और सबको जो उनके हकूक़ बनते हैं वो दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 को कहाँ रखेंगे, जिसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी के दरमियान मजहबी या नस्ली या किसी भी लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। पाकिस्तान जो है एक इस्लामी फलाही रियासत होगी जिसमें अदल और इंसाफ होगा और उसमें हकीकी तौर पर मसावत और बराबरी होगी और ख़ास तौर पर यहाँ पे अदल इंसाफ के साथ साथ एक मजबूत जमहूरी हुकूमत भी होगी। ये आइडियल सिचुएशन है। आप वो आइडियल सिचुएशन जो आप बता रहे हैं वो कब पैदा होगी, कौन करेगा? ये कोई बाहर से अंग्रेज़ आके नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है, अपना बोझ खुद उठाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम पर ज़ोर दें, इसके साथ साथ लोगों की दुरुस्त सिमत पर मजहबी तालीम पर ज़ोर दें और हम तमाम इंसानियत से मोहब्बत सिखाएँ और इसके साथ माशी तौर पर मुल्क को ताकतवर करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्पेशली हेल्थ केयर और गरीब लोगों की हालत को ठीक करें। गुर्बत बहुत बड़ा एक कहते हैं कि जो गुर्बत है ना, ये इंसान के मज़हब को भी तब्दील कर देती है, ये आधा कुफर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मा के लिए वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ऐसे जो इक़दामात आप गिनवा रहे हैं, कोई तवक्को है? लेकिन लोगों को कई दफ़ा हुकूमत करने का मौका मिला है और इनके लिए कोई नया कानून आइन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ लिखा हुआ है आइन के अंदर। आइन का आर्टिकल 8 से 26 तक और 27 से लेकर 38 तक इंसानी हकूक़ को कवर करते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी रियासती गारंटियों को का इजहार करते हैं जो आवाम की वेलफेयर के लिए हैं। लेकिन आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई। आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ तो न मैं किसी का दोस्त हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे सवाल मुल्क को कौम की अमानत है और मैं अपने मेहमान से भी ये तवक्को करता हूँ कि वो मुल्क को कौम की अमानत समझकर जो उसके अंदर दिल दिमाग में है वो बोले। आप आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो अपोजिशन की पार्टी है अभी इस वक्त और जो हुकूमत की पार्टी है, उनसे इन बातों की तवक्को करते हैं जो आइन के आर्टिकल्स आप बता रहे हैं, जिस तरह का माशी हालात, लोगों की गुर्बत की दास्तानें बता रहे हैं, वो क्या इनसे हम तवक्को कर सकते हैं? इनको टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए शराज खान साहब, मैंने पहले अपनी बात में वजाहत की है कि इन जमातों को कई दफ़ा हुकूमत बनाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो सका। आवाम की माशी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर नहीं किया जा सका। गरीब तर होता जा रहा है। आज 60% से ज़्यादा 65% के 60% आबादी ऐसी है जो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी रह रही है। आज 35% मुतवस्सित तबका भी ऐसा गरीब तबके में शामिल होता जा रहा है। पाकिस्तान में 5% रिच एलीट अशराफिया मुल्क के सियासी निज़ाम को भी कंट्रोल कर रही है और इक़्तिसादी निज़ाम को भी कंट्रोल कर रही है और एक न्यू कॉलोनियलिज़म और एम्पीरियलिज़म या जो साम्राज्यी क़ुव्वतें पाकिस्तान में दोबारा पंजे गाड़ चुकी हैं। ज़्यादा वर्ष हुई है या पहले भी ऐसे ही थी, उसका तसलसल है, उसकी कंटिन्यूटी है जो आप बता रहे हैं? जी, काफ़ी हद तक तो ये आफ्टर मुशर्रफ एंड बिफोर मुशर्रफ। देखें, इसका आगाज़ तो मेरा ख्याल 1947 के बाद ही अगर देखा जाए तो क्या क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद ही इस पर संभाला नहीं जा सका पाकिस्तान को, और ऐसी क़यादत हम पर मुसल्लत होती रही है जो उसकी अहल नहीं थी। बढ़ाने पर होती है लेकिन लीडरशिप नहीं अमर्ज हो सकी यहाँ पे, और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी लीडरशिप हो जिसकी नज़र अगली नस्लों पर हो,
जो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ज़हीन हो, जो पाकिस्तान को में नेशनलिस्ट अप्रोच रखती हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और आइडियालॉजी पर बिलीव करती हो। वो सियासी कारकुन जो जमातों की रीढ़ की हड्डी हैं और जमातों में बैठे हुए हैं, उनको पजीराई दी जाए। उनको अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की दोस्ती जनरल जिलानी जो पंजाब के गवर्नर थे या जनरल ज़िया-उल-हक साहब के साथ ना होती और पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए किसी शख्सियत की तलाश ना होती, तो फिर ये कहाँ होते। तो मेरा ख्याल ये जो कोई नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, ये शॉर्टकट और पैराशूट के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो 3 जगहों से निकलता है, स्टूडेंट लीडरशिप से, बल्दियाती निज़ाम से और ट्रेड यूनियनिज़म से। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तीनों निज़ामों का गला घोंट दिया गया है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लीडरान हैं माजी के और मौजूदा, ये अदसात की पैदावार है। ये कह लें कि ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं पॉलिटिक्स में, ये कोई प्रोसेस से नहीं आए। अगर जो लोग प्रोसेस से आते हैं उनको तो आगे बढ़ने ही कोई नहीं देता, उनके रास्ते में तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं। उनको तो बर्दाश्त जमातों के अंदर नहीं किया जाता। जो सच्चाई की बात करता है जमातें उसको नापसंद करती हैं। सियासी जमातों के ऊपर कब्ज़ा है कुछ लोगों का जो बहुत अमीर लोग हैं। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है कि इंसान वहाँ सच्ची बात सामने कर सके, तो उसको बुरा समझा जाता है। क्या मकसद ये है कि हम बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के साथ, हम बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम के साथ। हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, रहनुमा, वो जो और प्रोफेशनल जो हैं वो भी इक़्तिदार तक पहुंच सकें और पाकिस्तान की काया बदल सकें। और पाकिस्तान में जो एथिक्स लेस सोसाइटी होती जा रही है, उसको एथिक्स बेस सोसाइटी का रिवाइवल किया जाए। पाकिस्तान की पूरी सिविल इदारों की मशीनरी बैठ गई है, कोई इदारा अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ बरतानिया में। जब ये वज़ीर तालीम थे तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर के हवाले से इनके पास गया था और इनने कुछ अपने फ़राइज़ की अंजाम दही की थी। माशाल्लाह बड़े शानदार पर्सनालिटी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। ये तो अच्छी नेक फ़ाल है जी। आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू की अभी तक, और आपके मेहमान भी फतियाना साहब ने भी अपनी इल्मी हमें जो दी है माशाल्लाह, बड़ी मालूमात। अपोजिशन की चीखो पुकार है, रैली है, एहतजाज है, ये बस एक एहतजाज ही है या इसमें से कुछ निकलने वाला है? देखें, जो पनामा लीक्स का इशू है, पनामा में विज़िट मैंने किया हुआ है। मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब हमारी स्पीकर थी कौमी असम्बली की, उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन गया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस पनामा में 2011 में। तो मैं पहला पाकिस्तानी था जो वहाँ पे इलेक्ट हुआ था वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्शन लड़के। तो इशू ये है कि पनामा लीक्स में से मुझे कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि समाम में सारे ही नंगे हैं। कौन सी ऐसी जमात है जिसका कोई रहनुमा जिसने पनामा लीक्स के पेपर्स के मुताबिक ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई? तो इनको छोड़ दिया जाए, ये जो कुछ कर रहे हैं। छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, नंबर स्कोर कर रहे हैं। पैसा तो मुल्क से बाहर गया और जाता है, ये तो कोई ढकी छुपी नहीं। मैं समझता हूँ नई आईनी तरमीम होनी चाहिए। हमारे पास था ही नहीं, इसलिए हमने लाया नहीं। हम तो यहाँ आए मजदूरी करने के लिए। देखें, पाकिस्तान के एक कौमी असम्बली में एक नया आईनी मसूदा आना चाहिए कि कोई भी शख्स जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, सबसे पहले बैरून मुल्क अपने सारे असासे पाकिस्तान लाए। किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान का पाकिस्तान से बाहर कोई असासा, बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले सारी जमातों को डिक्लेयर करना चाहिए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हम कहेंगे कि इनकी बात में सदाकत और सच्चाई है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया, 1 साल के बाद आपने छोड़ दिया। जाने की, ज्वाइन करने की क्या वजह थी और छोड़ने की क्या वजूहत है? जी, जाने की वजह तो दूर के ढोल सुहाने थे। मैं इसके साथ जनवरी 2015 में गया हूँ, जनवरी 2016 में बाहर आ गया हूँ। इस दौरान मैं इनकी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल या इसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी समझ लें, उसका मेंबर रहा हूँ। पीटीआई ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान का सरबराह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट चलाने के अपेक्स कमेटी के मामलात में मुझे शामिल किया गया। मैंने ब्रीफिंग भी वहाँ दी इनको, और बहुत सारे मामलात में 2-2 घंटे खान साहब के साथ मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं। तारीफ भी बड़ी करते थे, हर एक से कहते थे कि ये बंदा लेट आया है, हमें तो इस बंदे की सख्त ज़रूरत है और यही तो हम चाहते हैं जो रियाज फतियाना चाह रहा है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, जमात को
इनको एक मजबूत एक साइंटिफिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। मैंने एक मशवरा दिया कि आप जब अटक ब्रिज से आप खैबर पख्तूनख्वा में बंदा दाखिल हो तो ऐसे महसूस हो जैसे इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में या जर्मनी में आ वैसे गए, कुछ इतनी प्रोग्रेस तो तरक्की हुई दी है, जाए। कुछ प्रोग्रेस तो वो वहाँ थोड़ी पर बहुत हुई है जो मैं चाह रहा था। ओवरऑल मैंने देखा है कि इसमें आपको अब कहीं वहाँ घुटन तो नहीं महसूस हुई? एक तरफ वो शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरी जहांगीर तरीन है, ये बड़े बड़े ताइकॉन बिजनेस के नहीं, बैठे मेरा हुए। इनसे ज़ाती तल्लुक भी है, मैं एहतराम करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी और जहांगीर खान तरीन साहब का भी। इनके होते हुए कोई और ब्रेक थ्रू कर सकता है नहीं, इमरान इसमें खान मैं के अर्ज़ करूँ ना, असल में खान साहब में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उनकी नेक नियति पे मुझे कोई शक नहीं है। शौक रियाज फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया तकबीर टीवी के स्टूडियो और मेरे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार और अपोजिशन पार्टियाँ ये जब यहाँ आते हैं तो सवाल उनके साथ उनके से करने चाहिए मुल्क और कौम के मफाद के लिए। हमारी एब्सोल्यूट लॉयल्टी जो है मुल्क और कौम के साथ होनी चाहिए, शख्सियात के लिए नहीं। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।